ये एग्जांपल आपके सामने है जिसमें आपको कह रहे हैं 4 साल का लीज टर्म है और एनुअल रेंटल आपके जो है एरियर में 1.5 लाख रुपए। एनुअल रेंटल एरियर में 1.5 लाख का मतलब क्या है कि एंड ऑफ द ईयर देते हो आप। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू $1 लाख की है, डिस्काउंट रेट 10% है, रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग एंट्रीज बनाए इनिशियल रिकग्निशन की और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। और नंबर 2 रिक्वायरमेंट जो है ना वो ये है कि आप एक्सट्रैक्ट्स बनाए फॉर द ईयर 1 till 4 फ्रॉम एसओएफपी एंड एसओसीए। तो अब देखिए मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ कि डिस्काउंट फैक्टर के फॉर्मूला ना अक्सर स्टूडेंट भूले हुए होते हैं। तो एक तो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, एंड द फॉर्मूला इज 1 + r पावर -n। एक फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट फैक्टर में पीवी फैक्टर का, विच इज 1 + r पावर -n। और एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन्युटी फैक्टर का, और वो होता है 1 - 1 + r पावर -n डिवाइड बाय r। कहाँ यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? जहां पे आपके पास वेरिएबल कैश फ्लो दो। और ये कहां पे यूज होता है? जहां पे आपके पास कांस्टेंट कैश। कहां पे यूज होता है? जहां पे कांस्टेंट कैश फ्लो। तो जरा कैलकुलेशन तो करें, कुछ आती है भूल गए क्या है? सही भाई। तो जरा देखते हैं इस केस के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें यहाँ पे जो राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट रिकॉर्ड करना है और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए हमें जो है ना बाकायदा तौर पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी कि आप देखें तो आपके पास जो है ना वो फिक्स पेमेंट है, और वो फिक्स पेमेंट आपके पास कितनी है? 1 लाख रुपए है। कितने साल का लीज टर्म है? कहीं लिखा हुआ है 4 साल। 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस मेक्स इट 600,000। और सिमिलरली आपका गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है और वो है 1 लाख रुपए। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें कि यार है ना क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को जरा समझिएगा वो कैसे निकले। इट्स ईयर, और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि रेंटल वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। ये चार चीजें जो है ना वो आपके पास मिलके इसका मामला होगा। सही है ना? तो अगर हम बात करें तो आप देखें, सो हम कहेंगे टाइम पीरियड 1 से लेके टाइम पीरियड 4 तक। टाइम पीरियड 1 से लेके टाइम पीरियड 4 तक एनुअल कितना है? 150,000। फिर टाइम पीरियड 4 जो है उसमें आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 1 लाख रुपए। तो आप देखें ना हर साल 1.5 लाख का रेंटल है और एंड में जाके गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी तो देनी है ना आपने। ये तो आपकी तरफ से गारंटी है, दैट मींस यू हैव टू पे दिस अमाउंट। या तो तुम एसेट दोगे या अमाउंट दोगे, कोई एक चीज दोगे ना। और एसेट की अगर वैल्यू 1 लाख हुई तो सही है, नहीं हुई तो अमाउंट दो। 10% का डिस्काउंट फैक्टर ले लो, ये तुम्हारे पास 3.17 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास 0.62 हो जाएगा। तो 62,000 ये हो गया। 3.17 इंटू 1.5 लाख कितना होगा? नहीं नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड 1 का एंड, 2 का एंड, 3 का एंड, 4 का एंड। यानी अगर 5th ईयर का स्टार्ट भी करोगी ना तो दैट इज एंड ऑफ 4th ईयर। हाँ कितना है ये ऊपर वाला? ये टोटल कितना होता है भाई? 5,37,500। Okay, 5,37,500। Yeah, clear? Okay. So basically what would happen is you'd say right of use of the asset 537,500 or lease liability 537,500. Yeah, clear? So right of use of the asset debit by 537,500, lease liability credit by 537,500. जी 68 है। अच्छा सही। 68,000 तो ये 6 कितना हो जाता है? 44,500। 544,500।
544,500 is what it is going to be. Right of use of the asset debit, lease liability credit. अब अगर मैं इधर बात करूं अबाउट द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, देखें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग एक अलग अकाउंटिंग होगी और लीज ऑब्लिगेशन की अकाउंटिंग एक अलग अकाउंटिंग होगी। तो पहले हम राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की बात करते हैं कि राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट को आप क्या करेंगे। आप कहेंगे 544,500 विच इज द इनिशियल कैरिंग अमाउंट, जिसको कॉस्ट भी कह रहे हैं, लेस 100,000 द गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 100,000 क्यों लिया, 68,000 क्यों नहीं लिया। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हम एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेते। हम हमेशा एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, ना तो आप IAS 16 में भी उठाओ ना प्रेजेंट वैल्यू लो, सही है ना। So we always take the value the asset is expected to be at the end of the life, right? So divide by 4 कितना होता है, सही है। तो आपका बेसिकली टाइम पीरियड 1 से लेके टाइम पीरियड 4 तक का जो एंट्री होगा दैट्स गोना बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 111,125 और उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 111,125। तो अगर हम इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करने जाएंगे तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में पहले साल से लेके चौथे साल तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 111,125 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 111,125। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एक चीज तो है कि कहता है अकाउंटिंग एंट्रीज बताएं फॉर इनिशियल रिकग्निशन, वो हमने कर ली। कह रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज बताएं फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट की अकाउंटिंग कर ली, लीज लायबिलिटी की अकाउंटिंग बाकी है। दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रैक्ट बनाएं फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 4 SOFP की और SOCI के, वो भी बाकी है, विल डू दैट। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी ये लायबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी की अकाउंटिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप एक लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप कहेंगे डेट, आप कहेंगे रेंटल। अच्छा, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो बट आई विल जस्ट डू इट द वे आई एक्चुअली डू। फाइनेंस कॉस्ट, और फिर उसके बाद आप कहेंगे रीपेमेंट, और फिर उसके बाद आप कहेंगे बैलेंस लीज लायबिलिटी। सो विल हैव डेट, रेंटल, फाइनेंस कॉस्ट, रीपेमेंट एंड द बैलेंस लायबिलिटी। तो अगर हम देखें सो इनिशियली टाइम पीरियड 0 के ऊपर आपका जो लीज लायबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी 544,500, 544,500, that's what your liability is going to be. अच्छा, अगली बात जो है, अगर टाइम पीरियड 1 पे आएंगे सो आपका जो रेंटल है दैट्स 150,000 एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम ये असम्पशन लेते हैं कि भाई ये जो आपकी लायबिलिटी है अनवाइंड होगी कितने रेट में, जो आपका डिस्काउंट रेट था। सो 54,450 इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। So resulting in 95,550 will be the repayment of lease. So at the end of year 1, 448,950 आपकी लीज ऑब्लिगेशन रह जाएगी। टाइम पीरियड 2 पे जाएंगे तो वही 150,000 और यहाँ पे आपके 44895, that's what the finance cost is going to be. अगर ये 150,000 में से इसको स्प्लिट किया जाए तो यू एंड अप गेटिंग 105,105। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें सो वी एंड अप गेटिंग व्हाट,
लेट्स गो फॉर द थर्ड ईयर ऑल्सो कि 1.5 लाख रुपए का वही रेंटल होगा, फोर्थ ईयर में भी 1.5 लाख का रेंटल होगा। अच्छा, अब ये आपके पास हो जाएगी 34385। और अगर हम इसको देखें तो दिस इज गोइंग टू बी 115615। So this is approximately going to be 228230। सही है ना? जब देखें आखिरी साल जो है ना, क्योंकि हम एक्सेल पे काम नहीं कर रहे, तो इसलिए थोड़ा सा ना राउंडिंग ऑफ के इश्यूज आते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के इश्यूज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखें आपकी जो लीज लाइबिलिटी है ना वो एंड होगी किस पे? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर ये एंड होगी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पे, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 128,230, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज बेसिकली व्हाट? आप करें इसको 150,000 माइनस 128,230, so this is 21,770। अच्छा, अब ये देखिए ये थोड़ा सा ना एग्जैक्ट उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से जो है वो आपके पास अगर तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन होती तो आता, यानी जो हम अगर कैलकुलेशन करते थोड़ा बहुत फर्क आता, लेकिन हमने तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए कर दिया है, क्योंकि अगर मैं एक्सेल पे कर रहा होता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये आपका लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा, जिसकी बुनियाद पे आपकी डबल एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे कि ईयर 1 के अंदर आप कहोगे कि लीज लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 95,550। आप कहोगे फाइनेंस कॉस्ट विल बी डेबिटेड बाय 54,450। और आप कहेंगे लीज ये जो कैश है, ये कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिट बाय 150,000। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये जो कैश आप 1.5 लाख का रेंटल पे करोगे, इट वुड बी अ क्रेडिट टू अ कैश अकाउंट। There would be a debit to the liability account of 95,550, and there would be a debit to the finance cost account of 54,450। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? सेम डबल एंट्री का सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ओके जी, सही है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया, जिसके अंदर आपकी लीज ऑब्लिगेशन स्प्लिट हो गई इनटू द मल्टीपल पार्ट्स एंड सो ऑन एंड सो। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की कुछ थोड़ी सी बात करूं कि जो इनकम स्टेटमेंट है, उस इनकम स्टेटमेंट की जो अकाउंटिंग है, वो इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से चीजें शो होंगी, तो लेट्स टॉक अबाउट द एसोसिएट। आपके पास जैसे मैं टाइम पीरियड 1 और टाइम पीरियड 2 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम पीरियड्स की बात नहीं कर रहा। देयर इज गोना बी अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट वुड बी शोन। भाई कितना? 111,125। सो देयर इज गोइंग टू बी अ 111,125, 111,125। आपकी इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी अ फाइनेंस कॉस्ट which is gonna be 54,450, 44,895, 54,450, 44,895। ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? So you'll have the depreciation, you'll have the finance cost, and it will go on and on. एसओएफपी की थोड़ी सी बात करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा। सो एक तो नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज आएगा, वही मैं टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड 2 की बात कर रहा हूँ। और उसी तरह से आपकी एक आएगी करंट लायबिलिटी, जिसमें लीज लायबिलिटी आएगी। एक आएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें अगेंस्ट लीज लायबिलिटी आएगी। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर गोइंग टू बी। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखें ना,
सो नॉन करंट एसेट तो वही आपका जना जो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आप एस्टेब्लिश करेंगे. सो वी हैड 544 500 जो इनिशियल कॉस्ट थी माइनस 111 डेप्रिसिएशन आपका 433,375 और 322,250 ये आपका टाइम पीरियड 2 पे आ जाएगा. तो एक चीज तो आपके पास जो है ना वो आ गई. अब ना करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या कुछ आएगा, वी नीड टू टॉक अबाउट इट. कि करंट लायबिलिटी में क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या होगा, लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. देखिए एक चीज जरा समझिएगा कि अगर मैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूं तो मैं इसमें आपको कहूंगा कि यार देखो जना क्या बोलते हैं कि अगर तुम एट द एंड ऑफ ईयर 1 खड़े हुए हो, सो दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग. अब तुमने ये देखना है कि अगले 12 महीने में लायबिलिटी में से कितना पोर्शन दीते हो. तो अगले 12 महीने तुम्हारे ये हैं, ये अगले 12 महीने, इसमें से अगले 12 महीने में ये 1,05,105 रुपए पे होगा. सही है ना. और सिमिलरली जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो ये बच जाएगा. सो देयर इज गोइंग टू बी अ 343,845. 1,05,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आएगी और 343,845 का नॉन करंट लायबिलिटी में पोर्शन आएगा. ये भाई इससे परेशान नहीं होना मैंने करंट लायबिलिटी ऊपर लिख दिया नॉन करंट नीचे लिख दिया है, अलग उल्टा होता है. बड़ा मैंने लिख दिया है, so I'm going ahead with it. Similarly, if I am going to be standing at time period 2, that means I'm not going to be standing here. So मैं कहूंगा अगले 12 महीने में क्या रीपे होगा, 1,15,615 और 12 महीने के बाद 228,230. सो बात अगर आती है कि इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे, तो भाई इस तरह से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनेंगे. सो आप देख लें, दिस वाज अ क्वेश्चन. इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री बनाए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की एंट्री बनाए और एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट बनाए. हमने क्या किया, हमने इनिशियली लीज लायबिलिटी और आरओयू कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद ये किया, उसको आरओयू को डेप्रिशिएट किया ओवर द लीज टर्म. और लीज लायबिलिटी को हमने क्या किया, स्प्लिट किया बिटवीन फाइनेंस कॉस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड. और एंड में जाके हमने क्या किया, एसओसीआई और एसओएफपी में अकॉर्डिंगली इसको प्रोड्यूस कर दिया. और इसमें एसओएफपी में इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, करंट नॉन करंट की डिस्टिंक्शन जरूरी है.